यूट्राइन ट्यूब के अंदर भी ये सिलियाज जो होते हैं वो स्लो मूवमेंट्स करवाते हैं फ्लूइड की फ्रॉम ओस्टियम ऑफ द यूट्राइन ट्यूब टूवर्ड द यूट्रस कैविटी, मीन्स के यूट्राइन ट्यूब की ओस्टियम से लेके उसकी कैविटी तक फ्लूइड की स्लोली मूवमेंट्स करवाते हैं और दिस मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट दी ओवम, और फिर ये फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है ओवम को, कहाँ से, फ्रॉम दी ओवरी टू दी यूट्रस, ओवरी से यूट्रस की तरफ वो से मूव करवाता है। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास यूट्राइन ट्यूब किया। तो बस यहाँ से ये याद करें कि यूट्राइन ट्यूब के अंदर जो ये सिलियाज होते हैं वो मूवमेंट्स करवाते हैं कहाँ, किसकी, ओवम की, फ्रॉम दी ओवरी, फ्रॉम दी ओवरी टू दी यूट्रस तक। ये सिलियरी मूवमेंट जो होती है जो वेब लाइक मतलब एक लॉन्ग रोड, आप कह सकते हैं लॉन्ग रोड की तरह मूव करती है, मूवमेंट करवाती है किसकी, एक तो हमारे पास नेजल कैविटी में करवा रही है, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या करवा रही है, यूट्रस में करवा रही है, यूट्राइन ट्यूब में करवा रही है, ओवम की फ्रॉम ओवरी से यूट्रस की तरफ। सो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब सिलिया एंड सिलरी मूवमेंट्स का आगे है हमारे पास, ये बेसिकली डायग्राम है जो आपकी गाइटर में दी गई है। ठीक है, एज शोन इन फिगर 217 अ सिलिया हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ शार्प पॉइंटेड स्ट्रेट और कर्व हेयर दैट प्रोजेक्ट्स 2 to 4 माइक्रोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल्स। अच्छा, ये शार्प पॉइंटेड मैंने आपको कहा था ना कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, 2 to 4 माइक्रोमीटर फ्रॉम द surface of the cells. Many cilia often project from a single cells, for instance as many as 200 cilia on the surface of the each epithelium cell inside the respiratory passageway. अच्छा, ये हमारे पास जो है एक सिंपल सेल्स के अंदर जो है वो ये कहाँ तक एक्सटीड भी कर सकते हैं, 200 सिलियाज भी हो सकते हैं एक सिंपल सेल्स के अंदर, लाइक पासेज वे, हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पासेज वे है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, द सिलियम इज कवर्ड बाय एन आउटक्रॉपिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज सपोर्टेड बाय 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, जो सिलियम है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है और उसके अंदर सपोर्टिंग 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। 9 डबल ट्यूब्यूल्स लोकेटेड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सिलियम एंड 2 सिंगल ट्यूब्यूल्स डाउन दी सेंटर एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन दी क्रॉस सेक्शन। अच्छा, डायग्राम के अंदर ही अगर आप लोग देखेंगे तो इसके पास जो है वो 11 टोटल सपोर्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसमें से 9 ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो उसकी पेरिफेरी ऑफ द सिलियम, मीन्स के उससे थोड़ा सा अवे, उसकी जो अवे साइड है थोड़ी पेरिफ्री की तरफ है, वहाँ पे होती हैं 2 सिंगल ट्यूब्यूल्स डाउन द सेंटर, और 2 जो होती हैं वो इसकी सेंटर में होती हैं। अगर मैं इसी डायग्राम को जो है वो बड़ा कर दूँ, यहाँ पे मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाऊं, तो ये हमारे पास क्या है, एक सिलिया दिया गया है। ठीक है, इसमें ये जो है ये हमारे पास पूरा एक सिलिया है। ठीक है, अब इसके अंदर ये पूरी सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है, ये पूरा सिलिया जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है। इसके पास 9 ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके पास टोटल 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये अंदर जो है ये इसकी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये पूरी इसकी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफ्री मीन्स के इस पोर्शन में होती हैं और सेंटर में इसकी 2 मेन माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास सिलिया होते हैं और उसके पूरी सेल मेम्ब्रेन पे आपको देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकते हैं, सिलियम के ऊपर सिलियास प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि प्रोजेक्शंस 200 नैनोमीटर तक भी जा सकती हैं। सो ये एक पूरा क्रॉस सेक्शन है जो आप लोग गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी में भी डायग्राम को पूरा वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ईच सिलियम एज एन आउटग्रोथ ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द बेसल्स बॉडी ऑफ द सिलियम। अच्छा, इसके पास जो है वो बेसल बॉडी भी होती है। ईच सिलियम के पास एक आउटग्रोथ होती है, ठीक है, जो बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास आती है, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बेसल बॉडी नजर आएगी। ओके, सो इसके पास बेसल बॉडी भी होती है। देन आगे चलते हैं। द फ्लैजुलम ऑफ द स्पर्म is similar to cilium. In fact, it has much the same type of the structure and same type of the contractile mechanism. अच्छा, जो हमारे पास स्पर्म होता है उसके अंदर भी सिमिलर मीन्स के हमारे पास जो स्पर्म होता है वो भी सिमिलर सिलियम की तरह का होता है और उसके अंदर भी सारे कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म वगैरह भी उसका इसी तरीके से होता है। द फ्लैजुलम हाउएवर इज मच लॉन्गर एंड मूव्स इन क्वासी साइनोसोडियल वेव्स इनसाइड ऑफ द वेलप्लाइन मूवमेंट। लेकिन वो फ्लैजुलम जो होता है
स्पर्म का जो फ्लैजेमम होता है वो डिफरेंट वे में, डिफरेंट वेज में मीन्स के मूव करता है। यहाँ पे जो लिखी हुई है साइनोसॉइडल वेव्स में मूव करता है, लेकिन यहाँ पे जो सिलियाज होते हैं ये मूव करते हैं विप लाइक मैनर में। ठीक है, ये एक सिमिलरिटी दी गई है, इस पर इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंपेयर करते रहते हैं स्ट्रक्चर्स को। इन द इंसेट ऑफ द फिगर 217 मूवमेंट्स ऑफ द सिलियम इज शो the cilia moves forward within a sudden rapid whip-like stroke 10 to 20 times per second, bending sharply where it projects from the surface of the cells. Then it moves back slowly to its initial positions. मतलब ये वही इनकी जो रफ्तार होती है वो 10 to 20 times per second ये मूव करते हैं, बहुत फास्ट इनकी रफ्तार जाती है, और फिर ये इनिशियल अपनी मूवमेंट की तरफ, जब ये एक ऑर्गन को पूरा एक सिस्टम का, जैसे हमारे पास 2 मूवमेंट्स करवा रहे थे, ये जैसे यूट्राइन ट्यूब के अंदर भी ओवम की जो है वो मूवमेंट करवा रहे हैं, तो उस मूवमेंट के बाद वो अपने जो है इनिशियल पोजीशन में बैक हो जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। द रैपिड फॉर्मेट ट्रस्टिंग विप लाइक मूवमेंट पुशेज द फ्लूइड टूवर्ड एडजस्टेंस टू द सेल इन द डायरेक्शन that the cilium moves. The slow dragging movement in the backward direction had almost no effect on the fluid movement पे। अच्छा देखो क्या होता है, वही बात है, मतलब जैसे फ्लूइड वहाँ इन सिलिया के थ्रू फ्लूइड मूव करेगा, सो ये 10 to 20 टाइम्स पर सेकेंड्स के लिहाज से अपनी मूवमेंट करते हैं और उस फ्लूइड को उसके टारगेट सेल तक पहुंचा के फिर वापस आ जाते हैं। सो ये उस पर फ्लूइड का कोई असर नहीं पड़ता, उसे अपने टारगेट पॉइंट तक ही ये पहुंचा देते हैं। As a result, the fluid is continually propelled in the direction of the fast forward stroke because most ciliated cells have large numbers of cilia on their surfaces, and because all the cilia are oriented in the same direction, there is an effective means for moving fluid from one part of the surface to the another. अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं उस सिलियम के ऊपर, तो वो इजीली जो है उस टारगेटेड सेल तक उस फ्लूइड को जो है वो मूव करवा देते हैं और उससे उस टारगेटेड सेल तक मूव करवाते हैं, क्योंकि ये सारे सिलियम जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो है ओके, सो ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। देन हमारे पास है all mechanism of the ciliary movement. Although not all aspects of ciliary movements are clear, we do know the following. अच्छा, ऐसे तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें इन तमाम चीज़ों को पढ़ना है। First, the 9 double tubules and the 2 single tubules are all linked to one another by a complex of proteins cross linkage. This total complex of tubules and cross linkage is called the एक्सोनीम। अच्छा, जो 9 ट्यूब्यूल्स थे, डबल ट्यूब्यूल्स थी 9 और 2 सिंगल ट्यूब्यूल जो सेंटर में थी, ये 11 आपस में मीन्स के 11 जो ये टोटल ट्यूब्यूल्स थी, ये आपस में क्रॉस प्रोटीन्स क्रॉस लिंकेज के थ्रू जो है कंबाइन होती हैं, जिसे हम लोग एक्सोनीम कहते हैं। ठीक है, ये एक टर्म है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक्सोनीम क्या होता है, कि ये 11 ट्यूब्यूल्स जो आपस में कंबाइन होती है उसे हम लोग एक्सोनीम कहते हैं। देन हमारे पास है सेकेंड, even after removal of the membrane and destruction of the other elements of the cilium beside the anosomes, the cilium can still beat under appropriate conditions. अच्छा, अगर इनकी सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, या डिस्ट्रक्शन आती है, फिर भी ये जो हमारे पास एक्सोनीम होता है, इनके पास एपिपियल कंडीशंस होती हैं, एप्रोप्रिएट कंडीशंस होती हैं कि ये स्टिल बीट कर सकते हैं उन तमाम सराउंडिंग्स के साथ और मूवमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड, देयर आर 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर कंटिन्यूड बीटिंग ऑफ एनोजीम्स आफ्टर रिमूवल ऑफ द अदर सब्सटेंस ऑफ द स्लरी, द अवेलेबिलिटी ऑफ ATP एंड एप्रोप्रिएट आयनिक कंडीशन, स्पेशली एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन हो जाने के बाद या सेल मेम्ब्रेन रिमूव हो जाने के बाद, डैमेज होने के बाद, कौन सा ऐसा इनके पास फैक्टर्स होते हैं जो इन्हें इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि ये लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी मूवमेंट को? तो ATP की अवेलेबिलिटी होती है और आयनिक कंसंट्रेशन, हमारे पास जो है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो होते हैं लाजमी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये 2 फैक्टर्स के इनको मूव करवाते रहते हैं। देन हमारे पास क्या है, फोर्थ, ड्यूरिंग फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द सिलियम द डबल ट्यूब्यूल्स ऑन द फ्रंट एजेस ऑफ द सिलियम्स slides outward toward the tip of the ciliums while those on the back edges remain in place. अच्छा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती है तो ये जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स थी 9 जो डबल ट्यूब्यूल्स थी वो पेरिफ्री से टिप की तरफ चली जाती हैं और फिर दूसरी जो होती हैं वो अपने प्लेस पे रिमेन ही रहती हैं। ठीक है। फिफ्थ, द मल्टीपल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन डायनिन which has ATP's enzymes activity project from each double tubule toward an adjacent
डबल ट्यूब्यूल। अच्छा, इसके अलावा फिफ्थ हमारे पास जो प्रोटीन्स आर्म्स होती हैं जो कि प्रोटीन डायनिन से हमारे पास बनी हुई होती है, उसके अंदर एटीपी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो कि इन ट्यूब्यूल्स को मूव करवाने में हेल्प करती है। देन हमारे पास है द वे इन विच सिलिया कंट्रैक्शन इज कंट्रोल इज़ नॉट अंडरस्टूड। अच्छा, ये किस तरीके से फिर भी पूरी कंट्रैक्शन होती है ये स्टिल अभी कंफर्म नहीं है, क्लियरली नहीं है। द सिलिया ऑफ सम जेनेटिकली एबनॉर्मल सेल्स डू नॉट हैव द टू सेंट्रल सिग्नल ट्यूब्यूल्स एंड दीज सिलिया फेल टू बीट। अच्छा, कुछ सिलियाज हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स के सिलियाज होते हैं, उनके अंदर जो टू सेंट्रल सिग्नल ट्यूब्यूल्स हैं वो नहीं होती, इसकी वजह से वो इन कंडीशंस को बीट नहीं कर सकते, वो ये मूवमेंट नहीं करवा सकते। देयरफॉर इट इज़ presumes that some signal, perhaps an electrochemical signal, is transmitted along these two central tubules to activate dynein arms। so इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो कि डायनेमिक आर्म्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं वो बेसिकली इन्हीं आर्म्स के अंदर होते हैं, यहाँ पे इन्हीं जो हमारे पास टू सेंट्रल में ट्यूब्यूल्स थी उनके अंदर होते हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं। Given the basic information, it has been determined that the release of energy from ATP in contact with the ATP's dynein arms cause the heads of these arms to crawl rapidly along the surface of the adjacent double tubules। अच्छा, सो ये वही कह रहा है कि हमारे पास जो सिंगल्स ट्यूब्यूल्स होते हैं बेसिकली जो मिड में थी सिंगल्स ट्यूब्यूल्स उनके अंदर एटीपीज एंजाइम से एटीपीज थे जो कि डायनिन को मूव करवाते हैं, रैपिडली क्रॉल करवाते हैं टुवर्ड दी एडजेसेंट ट्यूब्यूल्स की तरफ। इन the front tubules crawl outward while the back tubules remain stationary, this will cause bending। अच्छा, इसमें बेंडिंग का प्रोसेस हो जाता है किस तरीके से कि जो लास्ट वाली ट्यूब्यूल्स होती हैं वो स्टेशनरी रहती हैं, लेकिन जो ऊपर वाली हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती हैं वो टूवर्ड्स द सेल्स मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, क्रॉल करती रहती हैं, जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है। इन दिस वे सिलिया कंट्रैक्शन इज कंट्रोल is not understood। The cilia of some genetically ये तो कवर हो चुका है, सॉरी। सो ये हमारे पास पूरा था कि हम लोगों ने किस तरीके से सिलिया की जो है वो मूवमेंट करवाई है। देखो, अगर मैं अब शॉर्टली आप लोगों को सिलिया की मूवमेंट्स करवाऊँ तो आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि सिलरी मूवमेंट्स होती कहाँ पे और सिलरी मूवमेंट्स जो होती हैं वो कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ये मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ उनकी साइड्स पता हो कि ये कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ तक ये मूवमेंट्स जो होती हैं हो रही हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टॉपिक्स आपसे कभी भी टीचर नहीं कहेगा कि आप बैठ के इन टॉपिक्स का सीक्वेंस क्वेश्चन बनाएं। ये मूवमेंट सिर्फ आप लोगों को इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आगे जब आपका स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स में एक्टिन मायोसिन्स फिलामेंट्स होंगे, एक्शन पोटेंशियल होगी, तो वो आपकी मेन जो है वो फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस होंगी मसल्स की। सो उन सब से पहले आप लोगों को ये बता दिया है गाइटर ने कि सिलरी मूवमेंट क्या होती है और अमीबॉइड मूवमेंट क्या होती है और ये किन किन सेल्स के अंदर होती है। सो अब मैं इसको समराइज़ करती हूँ कि जो जो आपको चैप्टर लेक्चर नंबर 18 में जो जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ी सी समरी बयान कर देती हूँ। देखो, लोकोमोशन ऑफ सेल, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल के अंदर अमीबॉइड लोकोमोशन भी होती है एंड सिलरी लोकोमोशन भी होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स हैं, जो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशंस में जो सेल्स की मूवमेंट हो रही होती है, वाइट ब्लड सेल्स की जो मूवमेंट्स हो रही होती है, फिलिपिन ट्यूब्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है, सिलियरी जो मूवमेंट्स हमारी जो है वो नोज़ में नेसल कैविटी में हो रही होती है, उसमें हमारे पास एमीबॉइड लोकोमोशन और आपको जो है किसकी पता होनी चाहिए, सिलरी मूवमेंट्स एंड सिलरी की बात पता होनी चाहिए। अमीबॉइड लोकोमोशन आप लोगों को बस इतना याद हो कि अमीबॉइड लोकोमोशन जो होती है वो अमीबा की तरह होती है, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है उस टारगेटेड सेल तक, और ये WBCs के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो वेजिकल जिनके अंदर जो है मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं वो वेजिकल्स अपने टिश्यूज़ तक जाते हैं, तो ये मूवमेंट्स उनमें होती है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल कौन करता है अमीबॉइड लोकोमोशन को, कीमोटैक्सिस कंट्रोल करता है। कीमोटैक्सिस क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, उनको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं उन सेल्स को ताकि वो अपने टारगेटेड पॉइंट तक आके पहुँचे। देन सिलिया एंड सिलरी मूवमेंट्स क्या होती हैं, मैकेनिज्म ऑफ सिलरी मूवमेंट्स क्या है, सिलिया एंड सिलरी मूवमेंट्स क्या होती हैं। सिलियास क्या होते हैं कि बेसिकली आपके जो सेल्स वगैरह हैं उनके जो है साइड से बहुत सारे सिलियास पाए जाते हैं। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नैनोमीटर्स में होते हैं, वो सिलरी मूवमेंट्स करवाते हैं और टारगेटेड सेल्स तक उन
तमाम सब्सटेंसेस को पहुंचाते हैं, और इसमें सिर्फ यूट्राइन ट्यूब के आपको पता हो और नेजल कैविटी के। ये मूवमेंट किस तरीके से होती है, पूरा एक सिलिया का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। उसके अंदर क्या था, मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन थी, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, ट्यूब्यूल्स थे। जो डबल ट्यूब्यूल्स थे वो हमारे पास 9 थे, और जो सिंगल ट्यूब्यूल्स थे वहाँ पर 2 थे, 2 इन नंबर जो सेंटर में थे। अच्छा, जो 9 ट्यूब्यूल्स हैं आपके वो क्या करें, वो टिप की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके सिंगल्स जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स थे जो 2 इन नंबर्स थे वो आपकी स्टेशनरी ही रहते हैं, वो वहाँ पे एक्टिव ही रहते हैं, सिर्फ वो एटीपी को जनरेट करवा रहे होते हैं और मूवमेंट्स को आगे करवा रहे होते हैं उन सिलियास के थ्रू, ताकि फ्लूइड अपने टारगेटेड सेल तक पहुँचे। सो ये सिर्फ आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से इतना कुछ आप लोगों से कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन गाइटर ने जिस चीज़ को डिफाइन किया है आप लोगों को वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूँगी, ठीक है। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस। इस तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को देखते रहें, और कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।